India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। धर्म परिवर्तन और अनुसूचित जाति दर्जा पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म के अलावा अन्य धर्म में धर्मांतरण करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा हो जाता है समाप्त। महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महिला अधिकारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। एससीओ को अस्थायी कमीशन मिलेगा। सेवानिवृत्त महिला अधिकारियों की पेंशन का भी है अधिकार। मणिपुर यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता नियुक्त करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों को जल्द ही जवाब देने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को यूएपीए मामले में तेजी लाने का दिया निर्देश। कहा, 1 साल में ट्रायल पूरा करने की प्रतिबद्धता जरूरी। राज्यों को स्पेशल कोर्ट की संख्या बतानी होगी। हाईकोर्ट स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। 17 राज्यों के रजिस्ट्रार जनरल से मांगा जवाब। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंड अप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंड अप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि सशस्त्र बलों में प्रणालीगत पक्षपात के कारण भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में सेवा करने वाली कई महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन से वंचित किया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने इस महिला अधिकारियों को राहत देते हुए यह टिप्पणी की। सेना के मामले में कोर्ट ने पाया कि महिला अधिकारियों को अस्थायी कमीशन के लिए मूल्यांकन में कम ग्रेडिंग दी गई थी, क्योंकि उनके करियर में प्रगति की संभावना कम मानी जाती थी। कोर्ट ने कहा कि यह भेदभाव प्रणालीगत थी और इसे ठीक करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। नौसेना के मामले में कोर्ट ने पाया कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थी, जिससे महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन से वंचित किया गया था। कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया में सुधार करने की आवश्यकता है। वायुसेना के मामले में कोर्ट ने पाया कि महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए मूल्यांकन में उनके प्रदर्शन रिकॉर्ड का उपयोग किया गया था, जो कि उनके करियर में प्रगति की संभावना को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था। कोर्ट ने कहा कि यह भेदभाव प्रणालीगत था और इसे ठीक करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के मामले में सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए अलग अलग निर्देश जारी किए थे। सेना के लिए कोर्ट ने कहा कि स्थायी कमीशन के लिए विचार अब केवल पुरुष अधिकारियों के लिए नहीं है। जिन महिला अधिकारियों को पहले ही स्थायी कमीशन दिया गया है, उनकी स्थिति को बिगाड़ा नहीं जाएगा। नौसेना के लिए कोर्ट ने कहा कि दिसंबर 2020 में आयोजित चयन बोर्ड द्वारा विचार किए गए अधिकारियों के बीच रिक्तियों को बनाने और वितरित करने के लिए अपनाया गया मॉडल तर्कसंगत, गैर भेदभावपूर्ण और गैर अनियंत्रित था। वायुसेना के लिए कोर्ट ने कहा कि 2019 में स्थायी कमीशन के लिए न्यूनतम प्रदर्शन मानदंड पेश किए जाने से पहले महिला अधिकारियों को उचित अवसर नहीं दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि इन अधिकारियों को 20 वर्ष की सेवा मानते हुए पेंशन और अन्य लाभ दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय में ये बताया है कि जो आर्म फोर्सेस में विमेन ऑफिसर्स थे, तीनों भाग में, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, उन लोगों के लिए जो पॉलिसीज़ हैं उनको इफेक्टिवली नहीं इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसीलिए कोर्ट ने कहा है, जो एक 2019 की पॉलिसी थी, जो मेजर चैलेंज था सुप्रीम कोर्ट के सामने, कोर्ट ने बोला है कि वो बहुत ही जल्दबाजी में इम्प्लीमेंट की गई थी। इसीलिए काफ़ी सारे ऑफिसर्स को उसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाया है और उसके बेसिस पे जो ACRs ऑलरेडी इवैल्यूएट हो रही थी ऑफिसर्स की, वो बहुत जल्दबाजी में उनके जो मार्किंग है ACRs की वो की गई हैं, जो बहुत ही कैजुअल तरीके से की गई हैं, जिससे विमेन ऑफिसर्स को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो विमेन ऑफिसर्स हैं जिनको
परमानेंट कमीशन नहीं मिलता है, उनके लिए ये बहुत ही गलत क्राइटेरिया था, बिकॉज उनकी ACRs में ना कोई करियर प्रोग्रेशन मिल रहा था, ना कोई कोर्सेज करने को मिल रहे थे, क्योंकि उनके लिए परमानेंट कमीशन अप्लाई होता ही नहीं था। इसलिए कोर्ट ने बोला है कि जो सारी पॉलिसीज़ हैं आर्मी को रिविजिट करनी पड़ेंगी आर्म फोर्सेस को, और उनको ये देखना पड़ेगा कि शुरू से ही सारे जो मापदंड हैं वो दोनों ऑफिसर्स के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, सेम रहें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के लोग ही अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं और किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करने से व्यक्ति का अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाएगा। इस प्रकार एक दलित व्यक्ति जो ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता है वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम SC/ST एक्ट अधिनियम के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकता है। जस्टिस PK मिश्रा और मनमोहन की बेंच ने कहा, कोर्ट ने कहा कि हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं हो सकता है। किसी अन्य धर्म में परिवर्तन करने से अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है। यह निर्णय एक पादरी चुन्नदाता आनंद की अपील पर दिया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें एक अकल्ला रेमी रेड्डी और अन्य लोगों से जातिगत भेदभाव और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा था। आनंद ने SC/ST अधिनियम के तहत उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और पुलिस ने उसी के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की थी। रमी रेड्डी ने तब हाई कोर्ट में मामला रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस N हरिनाथ ने प्राथमिकी को रद्द कर दिया था क्योंकि आनंद ने ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के बाद अपना SC दर्जा खो दिया था और इसलिए SC/ST अधिनियम के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि आनंद के पास SC प्रमाण पत्र होने से उनके मामले में मदद नहीं मिलेगी क्योंकि ईसाई धर्म में जातिगत भेदभाव नहीं होता है, जिससे SC दर्जा समाप्त हो जाता है। जजमेंट है वो बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है। ये जजमेंट ये ले डाउन कर रहा है कि SC/ST एक्ट में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये दलित क्रिश्चियन के ब्रॉड इश्यू जो पेंडिंग है उससे रिलेटेड नहीं है। ये जजमेंट इतना बता रहा है कि SC/ST एक्ट में जो कंप्लेंट फाइल होती है वो एक व्यक्ति जो SC/ST होगा वही फाइल कर सकता है। हमारे केस में फैक्ट्स ऐसे थे कि जो व्यक्ति था वो 10 साल पहले SC/ST छोड़ के क्रिश्चियन हो चुका था। इसीलिए क्वेश्चन आया कि अगर वो क्रिश्चियनिटी में चला गया है तो क्या वो SC/ST के स्टेटस में रहेगा। अगर वो SC/ST के स्टेटस में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में क्या वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है SC/ST एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने आज ये अहम फैसला दिया है और कोर्ट ने कहा है कि ये कंप्लेंट उसने जो फाइल करी थी वो मेंटेनेबल नहीं है, तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रिलेटेड है। वहीं इस मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर सुरभि भारती। सुरभि, क्या जानकारी है आपके पास? जी नमस्कार। सलीकुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मूल रूप से शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति से संबंध रखता है लेकिन बाद में वो ईसाई धर्म या किसी अन्य धर्म में परिवर्तित हो जाता है तो उसका अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। इस मामले में शिकायतकर्ता पहले शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय से था लेकिन बाद में उसने ईसाई धर्म अपना लिया और गाँव में पैस्टर यानी पादरी के रूप में काम करने लगा। उसने आरोप लगाया था कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और जाति के नाम पर उसका अपमान किया, जिसके आधार पर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को ही मिल सकता है। इसलिए धर्म परिवर्तन के बाद कोई भी व्यक्ति SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा का दावा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ठीक है सुरभि, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों के मौलिक अधिकारों पर सवाल उठाया है। जब पश्चिम बंगाल सरकार ने ईडी की याचिका की सुनवाई योग्यता पर आपत्ति जताई, ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर IPSC के खिलाफ जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है। जस्टिस PK मिश्रा और जस्टिस NV अंजारी की बेंच ने कहा कि ईडी के कुछ अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से भी याचिका दायर की है। कोर्ट ने पूछा कि क्या ईडी के अधिकारी सिर्फ इसलिए भारत के नागरिक नहीं रह जाते क्योंकि वे ईडी में अधिकारी हैं। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दलील दी कि ईडी को पुलिस के पास जाने का विकल्प होने पर 32 के तहत याचिका दायर नहीं करनी चाहिए। सिब्बल ने कहा कि किसी कानून के उल्लंघन से स्वतः मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। कोर्ट ने सिब्बल से पूछा कि अगर मुख्यमंत्री जांच में बाधा डालती है तो ईडी क्या करेगी।
सिब्बल ने कहा कि ईडी को राज्य सरकार को सूचित करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यह तर्क सही नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री खुद आरोपी है। सिब्बल ने यह भी कहा कि ईडी के पास कानून के तहत अन्य विकल्प है, जैसे कि पीएमएलए की धारा 66 के तहत अन्य जांच एजेंसियों को सूचित करना। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अलग है क्योंकि आरोप ईडी के अधिकारियों के खिलाफ है, न कि पीएमएलए के जांच से जुड़ा है। ममता बनर्जी के वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि यह मामला एक संवैधानिक प्रश्न से जुड़ा है। उन्होंने तमिलनाडु के एक मामले का हवाला दिया जहां ईडी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने बंदोपाध्याय से पूछा कि अगर भविष्य में किसी अन्य मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा मामला आता है तो वह क्या करेंगे। बंदोपाध्याय ने कहा कि कानून को लागू करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत मामलों के आधार पर। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने भी राज्य सरकार की ओर से दलील दी। उन्होंने कहा कि ईडी ना तो व्यक्ति है और ना ही नागरिक, इसलिए 32 के तहत याचिका दायर नहीं कर सकती। सिंघवी ने कहा कि कानून को लागू करना चाहिए, न कि व्यक्तिगत मामलों के आधार पर। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में जल्द ही फैसला सुनाएगा। मणिपुर में जातीय हिंसा के दौरान हुए यौन हिंसा के पीड़ितों के लिए कानूनी सहायता नियुक्ति करने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। यह देखते हुए कि 1 महीने बाद भी उनकी पिछले निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया है। सीजेआई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच मणिपुर संकट के दौरान हुए यौन हिंसा के मामलों की जांच और मुकदमे से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। मणिपुर हिंसा मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 2 आरोपियों की जमानत रद्द करने की मांगी थी। ये आरोपी उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड कराया और उनके साथ गैंग रेप किया था। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सितंबर 2025 में इन 2 आरोपियों को जमानत दी थी, जिसे सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सीबीआई के वकील ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर है और आरोपियों ने महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड कराया था। पीड़ितों के वकील निजाम पाशा ने भी अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और आरोपियों को जल्द ही जवाब देने को कहा है। यह मामला मई 2023 में मणिपुर में हुई जातीय हिंसा से जुड़ा है, जिसमें 2 महिलाओं को नग्न अवस्था में परेड कराया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और सीबीआई को जांच सौंपी। जनवरी 2026 में असम के गुवाहाटी में एक विशेष अदालत ने इस मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो योग्यता परीक्षा में छूट लेते हैं, वे भी सामान्य श्रेणी के पदों के लिए विचार किए जा सकते हैं अगर वे अंतिम चयन चरण में उच्च मेरिट प्राप्त करते हैं और यदि संबंधित नियम इसकी अनुमति देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी किसी पात्रता परीक्षा में दी गई छूट का लाभ लेते हैं, तब भी वे अंतिम चयन में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला यदि भर्ती नियमों में स्पष्ट रोक ना हो तो अर्हक परीक्षा में अंकों की छूट पाने वाले आरक्षित वर्ग के मेधावी उम्मीदवार भी अपनी मेरिट के आधार पर जनरल नियमों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि क्वालिफाइंग परीक्षा में छूट का लाभ लेने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार ओपन कैटेगरी में नहीं जा सकते। कोर्ट ने निम्नलिखित कानूनी सिद्धांतों को रेखांकित किया है, जिसमें पहला है योग्यता परीक्षा में दी गई छूट केवल उम्मीदवार को विचार क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करती है और अंतिम चयन में मेरिट को प्रभावित नहीं करती है। दूसरा, यदि आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार चयन के लिए निर्धारित आवश्यक पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता तो उसे खुली श्रेणी में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। तीसरा, भर्ती नियम या नियुक्ति अधिसूचना में स्पष्ट निषेध की अनुपस्थिति में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को खुली श्रेणी में जाने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी और टीआईटी परीक्षाएं आयोजित की गई थी। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को टीईटी में 60% अंक चाहिए थे, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को 5% की छूट दी गई थी, जिससे वे 55% अंक के साथ अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। कई आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों ने टीएआईटी में अच्छा प्रदर्शन किया और सामान्य श्रेणी के अंतिम चयनित उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त किए, लेकिन उन्हें खुली श्रेणी की मेरिट सूची में शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि भर्ती नियमों में ऐसी कोई स्पष्ट निषेध नहीं है जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को खुली श्रेणी में जाने से रोकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए जैसे गंभीर मामलों में लंबित ट्रायल को तेजी से निपटाने के लिए बड़ा निर्देश देते हुए 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूछा है कि 1 साल के भीतर सुनवाई पूरी करने के लिए उन्हें कितनी स्पेशल कोर्ट की जरूरत है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि राज्य सरकारें यह तय करें कि यूएपीए मामले की रोजाना सुनवाई के लिए कितनी एक्सक्लूसिव अदालतें स्थापित करनी होंगी। इसके साथ ही यह स्पष्ट प्रतिबद्धता भी देनी होगी कि हर ट्रायल हर हाल में 1 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। अदालत ने राज्यों को 4 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित हाईकोर्ट आवश्यक कदम उठाकर इन अदालतों के लिए पर्याप्त स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करें। साथ ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों को निर्देश दिया है कि हर ऐसी अदालत के लिए कम से कम समर्पित लोक अभियोजक उपलब्ध कराया जाए। जहां अभियोजकों की कमी हो वहां केंद्र और राज्य सरकारें हाईकोर्ट से परामर्श कर विशेष लोक अभियोजनों की नियुक्ति करें। सुप्रीम कोर्ट ने 17 राज्यों के रजिस्ट्रार जनरल को भी नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर उनका जवाब मांगा है। यह आदेश अदालत ने स्वतः संज्ञान लेकर चल रहे मामले में दिया, जिसमें यूएपीए और अन्य विशेष कानूनों जैसे मकोका कानून के मामलों में लंबे ट्रायल को लेकर चिंता जताई गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी नोटिफाइड मास्टर प्लान के तहत विकास के लिए तय की गई जमीन को सिर्फ बाद में पेड़ पौधे या पेड़ उग जाने की वजह से डीम्ड फॉरेस्ट नहीं माना जा सकता। इसलिए ऐसे बाद में उगे पेड़ों को काटने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केंद्र सरकार की पहले से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच ने दिल्ली के बिजवासन रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी देने वाले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश सही ठहराया। इस प्रोजेक्ट पर इस आधार पर आपत्ति जताई गई थी कि यह रीडेवलपमेंट ऐसी जमीन पर किया जा रहा है जिसे बाद में पेड़ों के उगने की वजह से डीम्ड फॉरेस्ट का दर्जा मिल गया। कोर्ट ने कहा कि जहां मास्टर प्लान में पेड़ों के होने का जिक्र नहीं है या जमीन को जंगल से ढकी हुई जमीन के तौर पर नहीं बताया गया है, वहां समय के साथ पेड़ पौधों का बाद में उगना या बढ़ना अपने आप में उस जमीन को डीम्ड फॉरेस्ट के दायरे में नहीं ला सकता, जिससे पहले से तय की गई प्लानिंग की रूपरेखा में कोई बदलाव हो। कोर्ट ने आगे कहा कि सिर्फ पेड़ पौधों या पेड़ों की मौजूदगी को ही अपने आप में एक प्राकृतिक जंगल के इकोसिस्टम के बराबर नहीं माना जा सकता। यह तय करना कि जमीन का कोई खास टुकड़ा जंगल या डीम्ड फॉरेस्ट की परिभाषा में आता है या फिर नहीं, अकेले तौर पर नहीं किया जा सकता। इस तरह के दावे पर विचार करते समय जमीन के ऐतिहासिक स्वरूप, रेवेन्यू और प्लानिंग रिकॉर्ड में दर्ज नवीकरणीय वर्गीकरण और उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना जरूरी है जिनके तहत इस जमीन का इस्तेमाल शुरू हुआ। नतीजतन अपील खारिज की गई और यह फैसला दिया गया कि एक ठीक से मंजूर किया गया और नोटिफाई किया गया मास्टर प्लान कानूनी तौर पर मान्य होता है और जमीन के इस्तेमाल और शहरी विकास के लिए एक गवर्निंग फ्रेमवर्क देता है। इस प्लान पर सिर्फ इसलिए रोक नहीं लगाई जा सकती कि बाद में पेड़ पौधों या पेड़ों की बढ़त में कोई बदलाव आ गया हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विश्वविद्यालयों को छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध को दबाने का अधिकार नहीं है, भले ही उनकी विचारधारा विश्वविद्यालय प्रशासन से अलग हो। जस्टिस जसमीन सिंह ने यह टिप्पणी करते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा एक छात्रा के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द कर दिया। छात्रा पर आरोप लगाया गया था कि उसने विश्वविद्यालय में एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था, जिसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। छात्रा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उसे रैगिंग और बदमाशी का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उसने आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह छात्रों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दे। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय जो केवल अनुशासन और शांति की बात करता है और विरोध प्रदर्शनों को दबाता है, वह अपने शैक्षणिक उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। कोर्ट ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन से विश्वविद्यालय के कामकाज में कोई बाधा न आए। इस मामले में कोर्ट ने पाया कि छात्रा के विरोध प्रदर्शन से विश्वविद्यालय के कामकाज में कोई बाधा नहीं आई थी, इसलिए उसके खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही अनुचित थी।
कोर्ट ने छात्रा को विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी और विश्वविद्यालय को निर्देश दिया कि वह छात्रा को तीसरे सेमेस्टर से अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे। दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू यादव की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जमीन के बदले नौकरी मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर और आरोप पत्रों को रद्द करने की मांग की थी। जस्टिस रविंदर दुडेचा ने कहा कि याचिका में कोई मेरिट नहीं है। लालू यादव ने अपनी याचिका में कहा था कि सीबीआई ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A के तहत आवश्यक मंजूरी नहीं ली थी। हालांकि कोर्ट ने कहा कि यह धारा केवल भविष्य में लागू होने वाली है और इस मामले में यह लागू नहीं होती है, क्योंकि आरोप 2004 से 2009 के बीच के हैं। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई की जांच और आरोप पत्रों को चुनौती देने का कोई आधार नहीं है। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का सौदा किया था। यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव के परिवार के सदस्यों और जुड़े लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी गई थी। हालांकि लालू यादव के परिवार ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि ये आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित है। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझे कि भोजशाला विवाद क्या है। आइए जानते हैं भोजशाला डिस्प्यूट के बारे में और ये क्यों चर्चा में। भोजशाला मध्य प्रदेश के धार में स्थित एक हिस्टोरिकल साइट है, जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में काफी समय से विवाद चल रहा है। हिंदू पक्ष का मानना है कि ये देवी सरस्वती का प्राचीन मंदिर था, जो राजा भोज ने 11वीं सेंचुरी में बनवाया था, इसलिए इसे भोजशाला कहा जाता है। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला की मस्जिद के रूप में मानता है। इसी वजह से सवाल उठता है कि ये मंदिर है या मस्जिद। ये स्थान फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है। 2003 के ASI अरेंजमेंट के मुताबिक यहाँ ट्यूसडे को हिंदुओं को पूजा करने और फ्राइडे को मुस्लिम्स को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। ये मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अंतर्गत विचाराधीन है। कानूनी रूप से ये केस राइट टू वर्शिप और हिस्टोरिकल ओनरशिप पर बेस्ड है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्राउंड रियलिटी को समझने के लिए 16 मार्च को जज विजिट का फैसला लिया है। ये विजिट आज यानी 24 मार्च के लिए शेड्यूल्ड है, जिससे इस बहुचर्चित मामले में हलचल तेज हो गई है। ये विजिट एविडेंस असेस करने में मदद करेगी। अंत में फैसला हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, लीगल राइट्स और संवेदनशील सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.